स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे प्रीलिम्स फैक्ट का जो पार्ट नंबर 3 है। तीसरा देखेंगे, 2 अपलोड कर दिया हमने, तीसरा ये है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे आपके वन लाइनर जितने भी पूछेगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। इससे पहले जो है हमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी डाला है, उसको देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला विभिन्न प्रकार के बहुमत या वेरियस टाइप ऑफ मेजोरिटी कैसे होती है। तो जो भी कोई विधेयक जो होता है सदन में आता है या संसद में आता है, तो किस किस तरीके से उसको पास किया जाता है, उसको पास करने का क्या क्या मेजोरिटी होती है, क्या क्या उसके बहुमत के प्रकार होते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले जितने उपस्थित लोग हैं वहाँ पे, यानी सदन में मान लीजिए 545 सीट मान लेते हैं। तो इसमें मानिए कि इसमें जितने 545 सीट, 545 तो होंगे नहीं, कुछ गायब होंगे इसमें। मान लीजिएगा 420 लोग अगर स्थित हैं, तो उपस्थित और मतदान इसमें से कितना मतदान करें, मान लीजिए 400 लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है 400 लोगों का 50%, मतलब 200 + 1, ये होता है साधारण बहुमत। 200 + 1 मतलब 201 लोग अगर वोटिंग करते हैं किसी भी पक्ष में, तो वो पक्ष जीत जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। या किसी भी बिल पे 201 लोगों ने सहमति जता दी है, तो वो बिल पास हो जाएगा उस सदन से, तो उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक, इसे कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से भी जाना जाता है। मुझे कार्यशील बहुमत क्या है, तो 50% प्लस 1 2 3 4 5 जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं, 50% से प्लस होना चाहिए, तो उसको कार्यात्मक या कार्यशील बहुमत के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, साधारण बहुमत या कार्यशील बहुमत का उपयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले साधारण विधेयक के संबंध में होता है इसका। जो साधारण विधेयक होता है उसमें धन विधेयक और वित्तीय विधेयक में भी इसका यूज होता है। संयुक्त बैठक, जब आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधेयक पे, तो उसमें भी साधारण बहुमत का उपयोग होता है। राज्य विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन, जो कि 169 में, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 169। तो उन्मूलन या सृजन में आर्टिकल 169 में जो साधारण बहुमत का ही यूज होता है। राष्ट्रपति शासन का उद्घोषण आर्टिकल 356 के तहत अगर राष्ट्रीय शासन लगाना है तो साधारण बहुमत से पास करना होगा। वित्तीय आपातकाल में 360 के तहत जो है उसमें भी साधारण बहुमत से ही होगा। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जब चुनाव करना था तो उसमें साधारण बहुमत से चुनाव होता है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव जब भी इसे पास करना होता है सदन में, तो वहाँ पे भी साधारण विधेयक सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। इसके अलावा जो है पूर्ण मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, तो कुल मेजोरिटी, पूर्ण मेजोरिटी किसे कहते हैं या एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसे कहते हैं, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक का बहुमत। ठीक है, सदन की कुल सदस्यता का, अब वहां तो मतदान और उपस्थित करने वाले का था, समझ रहे हैं। वहां साधारण बहुमत में मतदान करने वाला, उपस्थित और मतदान करने वाला जो है उसका 50, जो उपस्थित मान लीजिए 420 लोग थे और मतदान को 20 लोग छोड़ दिए, मतदान को 400 लोग ही मतदान किए, साधारण बहुमत है 201 लोग जो अगर वोट देते हैं, 201 लोग, तो ये जो है सदन में इस पार्टी के जो जिसके पक्ष में 201 लोग हैं वो जो है जीत जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मगर जो है पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, तो सदन की कुल सदस्यता, मान लीजिए कि 545 पूरे सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका 50% होगा। ठीक है, इसका जो है 50%, इसका 50% से प्लस बहुमत जब होगा तब जाके क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी। आम चुनाव के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाने में इसका यूज होता है। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार जब बनती है, सीएम और पीएम का जब चुनाव होता है, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का प्रयोग होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जितने सदन की स्ट्रेंथ है, जितने सदन में मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, उसका जो 50% से अधिक लोग जिसका सहयोग करते हैं, जिस पार्टी का, उस पार्टी का जो है सीएम बनते हैं या तो पीएम बनते हैं, विधानसभा में और लोकसभा में। ठीक, तो ये पूरा मामला इसका एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थोड़ा सा समझिए, कोशिश करिएगा। साधारण बहुमत में मतदान और उपस्थित करने वाले सदस्यों की, जो उपस्थित है और उपस्थित में से जो मतदान कर रहा है उसका 50% चाहिए होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सिर्फ जो है पूरे सदन की स्ट्रेंथ जितनी है, मान लीजिए कि राज्यसभा में तो होता नहीं है, लोकसभा में मान लीजिए 445 अगर सीटें हैं, तो उसका 50% प्लस 1 जो सदस्य होंगे, तो वो पार्टी विजयी होगी, उसका पीएम बनेगा। ठीक है, सीएम बनेगा। अगला इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी, तो तीसरा है ये। तो सदन की प्रभावी या तात्कालिक संख्या का 50% से अधिक बहुमत होता है। ठीक है, सदन की प्रभावी या तात्कालिक संख्या, ठीक है, याद रखिएगा, सदन की प्रभावी संख्या मतलब होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं, मान लीजिए 445 की अगर पूरी संख्या है, 545 की मान लीजिए, 545 की पूरी स्ट्रेंथ है लोकसभा की। ठीक है, और उपस्थित लोग हैं इसमें 420 लोग उपस्थित हैं। ठीक है, तो उपस्थित जितने हैं उसका 50% चाहिए हमको। ठीक है, मतदान इसमें मतदान शामिल नहीं है, याद रखिएगा, मतदान शामिल नहीं है। जितने लोग उपस्थित हैं तात्कालिक रूप से, जितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उसका 50% से अधिक जो बहुमत होता है उसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत कहते हैं। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। जो प्रभावी बहुमत है, वर्तमान में जब वोटिंग शुरू होती है, वर्तमान में जितने सदस्य हैं उसमें, वर्तमान में अगर जितने सदस्य बैठे हैं वहाँ पे, जो वोटिंग का जिनके पास राइट है,
उनका 50% से अधिक होना चाहिए, 50% प्लस वन होना चाहिए, ठीक है, जितने लोग हैं, तो उसको कहते हैं प्रभावी या तात्कालिक संख्या। ठीक, उपयोग क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने में आर्टिकल 67B में, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने में आर्टिकल 19C में, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में 94C में आर्टिकल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, मतलब कि समझ लीजिए कि राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में इसका जरूरत होती है इफेक्टिव मेजोरिटी की। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, तो जितने लोग मौजूद हैं सदन में उसका 50% से प्लस बहुमत। ठीक है, 50% प्लस बहुमत। विशेष बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, तो स्पेशल मेजोरिटी जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाले, मान लो उपस्थित हैं 420, मतदान किए 400, मतदान किए 400, तो जो मतदान कर रहे हैं उसका जो है 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3 बहुमत, ये इसका जितने ही आएगा उसको ही हम कहते हैं विशेष बहुमत टाइप या स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 249 के तहत इसका उपयोग होता है। 249 में क्या है, राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर के संबंध में कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है उसको अगर फैला, मतलब 249 को लागू करते हैं अगर, तो हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 की जरूरत पड़ेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 है ये, इसकी जरूरत पड़ेगी 2/3 बहुमत। अगला है विशेष बहुमत टाइप 2। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 जो होता है उसमें क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% के साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3, तो सदन की कुल संख्या जितनी है उसका 50% प्लस जितने लोग उपस्थित हैं उनका जो है 2/3, जितने लोग उपस्थित और मतदान करें उनका 2/3, समझ लीजिए बात को, तब होगा ये स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2। इसमें मतदान करने वालों को 2/3 सदस्यों का बहुमत होता है। इसमें आर्टिकल 368 में इसका उपयोग होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 का यूज होता है जब संविधान संशोधन किया जाता है 368 के संबंध में, तब जो होता है इसका यूज होता है। और इसका मौलिक अधिकार और DPSP संशोधन में यूज होता है इसका, उसमें बदलाव करना है, उपयोग किया जाता है इसका। कब स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 का जो यूज होता है वो आर्टिकल 368 के संबंध में होता है, संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये बात है। अगला है, इसमें देखते हैं हम लोग, तो विशेष बहुमत टाइप 3। स्पेशल मेजोरिटी टाइप 3 क्या है, तो कुल सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। तो स्पेशल टाइप मेजोरिटी 3 है ये, तो पूरा सदस्य जैसे 545 सदस्य हैं अगर, तो इसका 2/3 इसका बहुमत जब होगा तो इसका उपयोग जो होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए आर्टिकल 61 के संबंध में किया जाता है। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 से सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से करना पड़ता है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, तो हाफ राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत का और राज्य विधानसभाओं के 50% से अधिक सदस्यों द्वारा समर्थन साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन जो चाहिए होता है, इसका जो होता है उपयोग राष्ट्रपति चुनाव में बदलाव के लिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बदलाव के लिए, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए, विधायी शक्तियों का विस्तार में, 7वीं अनुसूची के संशोधन में, GST परिषद में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की, संसद की शक्ति में संशोधन करने के लिए जब बात होती है तो जरूरत पड़ता है। ठीक है, अगला काफी महत्वपूर्ण है, बार बार मिलान कर रहा था, याद रखिएगा। SDG गोल जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में जिसको हमको प्राप्त करना है, तो उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, तो सबसे पहला लक्ष्य जो है गरीबी का पूर्णतः समाप्ति। तो जो लक्ष्य 1 है गरीबी का पूर्णतः समाप्ति, तो ऑल टाइप ऑफ पॉवर्टी को एलिमिनेट करना पहला लक्ष्य है। दूसरा है भूखमरी, तो पहला गरीबी है, गरीबी है तो भूखमरी होगी, भूखमरी होगी। ठीक है, तो गरीबी हटाए, भूखमरी कम किए, तो लोगों का अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बनाना पड़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो तीसरा जो है, दूसरा भूखमरी है, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बढ़ाना है। फिर इसको जब ये जो स्वस्थ हो जाएंगे तो उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको देना पड़ेगा। ठीक है, जब शिक्षा प्राप्त करेंगे, सब लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे तो महिलाओं और पुरुषों में ज़्यादा भेद नहीं करेंगे। तो 5वां लैंगिक असमानता हो जाता है। ठीक है, जब लैंगिक समानता को हम प्राप्त कर लिए तो पानी के, साफ पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। तो लक्ष्य 6 जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साफ पानी और स्वच्छता, तो साफ पानी चाहिए और स्वच्छता चाहिए। इसके लिए लक्ष्य 7 जो है, जब पानी मिल गया तो सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा हमको चाहिए। सस्ती ऊर्जा मतलब कम पैसे में ऊर्जा मिले और साफ मिले, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से हम ऊर्जा प्राप्त करें। लक्ष्य 8 जो है, 7 जो है ऊर्जा संबंधित है, 8 है अच्छा काम और आर्थिक विकास। तो एक जो है डिसेंट टाइप का काम चाहिए जिससे कि आर्थिक विकास हो सके, तो काम और आर्थिक विकास। 9वां जो है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। तो अच्छा काम कब मिलेगा, जब उद्योग होगा, नवाचार होगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा, तो अच्छा काम मिलेगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, जब आर्थिक विकास होगा तो असमानताओं में कमी आएगी। तो 10वां क्या है, असमानता में कमी, इंपॉर्टेंट है, असमानता में कमी। ठीक है, लक्ष्य 11 जो दिया है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। जब असमानता में कमी हो जाएगी लोगों में, तो सब लोग शहर में भी रहने की कोशिश करेंगे, शहर जैसा जो जीवन है गाँव में भी
लाना कोशिश करेंगे। मतलब कि जो भी जो इम्यूनिटी या जो भी फैसिलिटी जो आपको मिलती है शहरों में, वो गांव में भी आप ला सकते हैं अपने घर घर अच्छा बनवा के, और गाड़ी घोड़ा से लेके जिस तरह से आप चाहते हो उस तरह से। तो शहर का जीवन और गांव का जीवन बहुत ज़्यादा बनतर रह नहीं गया है वैसे, ठीक है। मगर जो गांव का जीवन है वो थोड़ा सुखदमय है। 10 लोग मिलते जुलते रहते हैं, उसमें थोड़ा आदमी का लगाव बना रहता है। तो लक्ष्य 11 में टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास है। टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास 11 में है। लक्ष्य 12 में जो है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। तो आप जिम्मेदारी के साथ उपभोग करिए और उत्पादन करिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ संसाधन बचे। आठ जो लक्ष्य 13 है इसका, जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, ठीक है। लक्ष्य 13 जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ेंगे तो पानी में जीवन जो है वो प्रभावित होगा। पानी में जीवन प्रभावित होगा, तो पानी में का जीवन को हमको बचाना है। लक्ष्य 15, अगर पानी में जीवन प्रभावित होगा तो जब भूमि पर जीवन प्रभावित होगा, भूमि पर भी जीवन प्रभावित होगा। तो लक्ष्य 15 में भूमि पर जीवन है। लक्ष्य 16 में शांति और न्याय के लिए संस्थान है। शांति और न्याय के लिए संस्थान है। लक्ष्य 17 क्या है, तो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी पूरी दुनिया की होनी चाहिए, तभी जो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या क्या है इसमें। तो पहले में है लक्ष्य 1 गरीबी का संपूर्ण समापन। दूसरा है भुखमरी की समाप्ति। तीसरा, जब भूख समाप्ति होगी तो अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और जीवन स्तर चाहिए। जब जीवन स्तर सुधार हो गया तो अच्छा शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। जब शिक्षा बढ़ गई, तीसरे में लक्ष्य 3 में अच्छा स्वास्थ्य है। लक्ष्य 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। लक्ष्य 5 में लैंगिक समानता है। लक्ष्य 6 में साफ पानी और स्वच्छता है। लक्ष्य 7 में सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा है। लक्ष्य 8 में अच्छा काम और आर्थिक विकास है। लक्ष्य 9 में जो है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचों का विकास है। 10 है असमानता की कमी। 11वां जो है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12 है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13 है जलवायु परिवर्तन। 14 है पानी के नीचे का जीवन। 15 है जमीन पर का जीवन, ये भूमि का जीवन। 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान, और 17 है सामूहिक जिम्मेदारी, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें, ठीक है। उत्तर मुगल काल शासकों का क्रम क्या है, अगला पॉइंट इसमें। जब उत्तरकालीन मुगल शासक थे उनका क्रम क्या है। सबसे पहले है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम। तो औरंगजेब के बाद के जो काल, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, मार्च में 1707 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद के जो शासक आए उनको हम उत्तरकालीन मुगल शासक कहते हैं। उसमें सबसे पहले था साहेब बेखबर, जिसको बहादुर शाह प्रथम कहते थे। बहादुर शाह जो प्रथम था, साहेब बेखबर कहते थे, 1707 से 1712 में था। जहांदार शाह उसके बाद आया 1712 से 13 में। लंपट मूर्ख कहते थे इसको। फर्रुख सियर आया, जिसने फरमान दिया था। फर्रुख सियर घृणित कायर कहते थे 1713 में, 13 से 19 में। रफ़ी उद दरजात जो 1719 में फरवरी से जून तक रहा। रफ़ी उद्दौला आया 1719 में, जून से सितंबर तक रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया, रंगीला बादशाह 1719 से 48 तक रहा। अहमद शाह आया 1748 से 54 में। आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से 59 में हुआ, ठीक है। इसके समय की प्रमुख घटनाएं क्या है, तो आलमगीर द्वितीय के समय जो प्रमुख घटनाएं हैं वो क्या क्या हैं। तो 1754 से 59 में था ये आलमगीर द्वितीय। इसके समय जो घटना हुई ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना जो बंगाल का उसमें नवाब जो था सिराजुद्दौला था, वो था। और हालवेल एक जो अंग्रेज था, उसने अपनी बुक में लिखा था, और लाइव द वंडर बुक का नाम था, उसी में जिक्र किया था ब्लैक होल घटना का। तो 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना हुई थी। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में हुआ। फिर उसके बाद में आया शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम जो है द्वितीय आया। इससे पहले शाह आलम प्रथम कब आया था, तो आलमगीर था, शाह आलम द्वितीय आया, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 में से 1806 तक आया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 में आया। अब बहादुर शाह जफर जो था 1837 से 1858 तक रहा ये, ठीक है। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय था, इसका तो जफर नाम था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। 1837 से 1858 तक, ठीक। अगला मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रमुख शब्दावलियाँ। तो शासाधिपति कौन था, तो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था शासाधिपति। पट्टकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी कट्टकोल था। तलार जो था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी तलार। बलादीप चुंगी का सुरक्षक था। बलादीप जो था चुंगी का वो था, सुरक्षा करता था, सुरक्षक था। अगला राज्यों में अनुच्छेद 71 से ए से जेड में विशेष प्रावधान। तो राज्यों में आर्टिकल 371 में क्या है बताया, पूछे आपसे। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। 371 में नागालैंड है, ठीक है। 371 में ए में नागालैंड है, बी में असम है, नागालैंड के पूर्व में असम है, फिर मणिपुर है नागालैंड के नीचे। फिर से अनुच्छेद
71 डी और ई में आंध्र प्रदेश के बारे में बात किया गया, आंध्र प्रदेश के बारे में। यफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, मिजोरम जी में जी है, जो में जी है, और मिजोरम में भी जी है, ठीक है, मिजोरम। 371 एच में अरुणाचल प्रदेश है, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा, ठीक। 371 जे में हैदराबाद कर्नाटक के बारे में बात की गई है, याद रखना है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के बारे में हमने समझ लिया है, 2025 में इसमें अपडेट हो गया था। 2025 में और भाषाएं जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 2025 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली जोड़ी गई। तो 5 यहाँ था, पहले 6 थी, ठीक है। तो इनका पूछता है तो 2025 में 5 को जोड़ा गया, और तो कुल मिला के 11 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। यहाँ 6 दिया है, वर्तमान में 11 हो गई हैं, ठीक है, 11, ठीक है। अगला इसमें अभी जोड़ी गई भाषाएं में लिखा तो है नीचे, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया, ठीक है, लिखा गया है। इसके साथ 11 भाषाएं हो गई हैं, याद रखना है। बंगाल के नवाबों का क्रम क्या था, तो सबसे पहले जब बंगाल को बनाया था मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को आज़ाद किया। फिर उसके बाद अली वर्दी खां आया, फिर सिराजुद्दौला आया, फिर मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, फिर निजाम उद्दौला, सैफ उद्दौला, मुबारक उद्दौला। तो उद्दौला आए थे भाई लोग। सबसे अधिक था मुर्शिद कुली खां, फिर अली वर्दी खां, फिर सिराज उद्दौला। तो ये 3 जो थे ऊपर वाले महत्वपूर्ण थे, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। इसके बाद यहाँ से नाटक शुरू हो गया था। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी यहाँ पे सिराजुद्दौला के समय हुई थी, 1756 में, 20 जुलाई 1756 जुलाई था ना, ठीक है। तो 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला। फिर उसके बाद मीर जाफर हुआ, आया, अभी प्लासी का युद्ध हुआ, तो मीर जाफर जो धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को। फिर मीर कासिम बना, जब इससे मन भर गया अंग्रेजों को, तो मीर कासिम को बनाए। मीर कासिम से भी उब गया, तो फिर मीर जाफर को बनाए। फिर मीर जाफर से उब गया तो उसको एकदम खत्म ही कर दिया। फिर निजाम उद्दौला को बनाए, फिर सैफ उद्दौला आया, फिर मुबारक उद्दौला आया, ठीक है, ये सब आया। अगला क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, बेबेल प्लान 1945, शिमला के सम्मेलन 1945, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946, संविधान सभा 6 दिसंबर 1943, ठीक है, याद रखिए 1946 समझ लीजिए। और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, तो प्रस्तावना पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखिएगा इसको भी। तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल प्लान, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा गठन, ये जो है क्रोनोलॉजी दी गई है, इसी तरह क्रोनोलॉजी है, याद रखिएगा इसको, पूछता है। अगला स्वदेशी आंदोलन 1905, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। बंगाल का उस समय लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1903 में विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया, और 20 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई। याद रखिएगा विभाजन की घोषणा जो थी 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। 20 जुलाई को शुरू हुआ, फिर 7 अगस्त को हमारा स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया 1905 में, और 16 अक्टूबर को विभाजन को प्रभावी कर दिया गया था। पूछता है विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 20 जुलाई को हुई थी, एकदम डिट्टो याद कर लीजिएगा इसको। और जो है स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ था, 7 अगस्त को चालू हो गया था। जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं सब अगस्त में हुए हैं। 7 अगस्त में 1905 को हुआ, फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया। पूछता है राखी दिवस कब मनाया गया, तो भाई याद रखना है 16 अक्टूबर को। इस आंदोलन में स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक है। और नेतृत्व इसका सुरेंद्र बनर्जी ने नेतृत्व किया इसका। इसी दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो पूछता है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, स्वदेशी, ठीक है। विभाजन को कब रद्द कर दिया गया, तो 1911 में बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार जब लगा था तब रद्द कर दिया गया। 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। नोट, सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में दिया था। तो याद रखना है संजीवनी किसकी पत्रिका है, संजीवनी जो है कृष्ण कुमार की पत्रिका है, कृष्ण कुमार मित्र। तुरंत पूछ लेगा संजीवनी किसकी पत्रिका, तो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है। सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख कौन कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी के प्रमुख लेख जो हैं इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये जो है 4 जो लेख हैं उनके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चारों दादा भाई नौरोजी के हैं। द ओल्ड मैन, ठीक है। वैदिक कालीन संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो बिदत, वैदिक कालीन जो संस्था बिदत थी। बिदत क्या थी, तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है ये। जनसभा थी, ये जनसभा थी। महिला और पुरुषों को समान भागीदारी इसमें प्रावधान थी। ऋग्वेद में 122 बार बिदत का प्रयोग हुआ है, 122 बार बिदत का प्रयोग हुआ है, बिदत शब्द का।
ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण संस्था थी। फिर सभा थी। सभा क्या थी भाई? तो बस विशिष्ट जनों की सभा थी। जैसे गांव में कुछ, देखिए जब गांव में विदत होगा तो सब महिला पुरुष सब लोग भाग लेके आएंगे और बैठेंगे और कोई डिसीजन लेंगे। फिर सभा जब होगी, सभा में वरिष्ठ जनों की सभा होगी। इसे मंत्रिपरिषद उच्च सदन के रूप में कार्य करेगा ये सभा। ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है। कार्य क्या है? तो राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान और न्यायिक कार्य करना सभा का मेन कार्य था। समिति, समिति क्या थी? तो आम जन की सभा थी। आम जन जो थे उनकी सभा थी समिति। वर्तमान लोकसभा की तरह थी ये, और अध्यक्ष इसके ईशान कहा जाता था। ईशान, उनको जो इसका अध्यक्ष था समिति का, उसको ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया इसका। ठीक है। गण क्या थे? गण तो संभवतः एक जन सभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। गण में कुलीन लोग शामिल थे। इसमें एक मुखिया से गणपति कहलाता था। कुलीन लोग मतलब धनी लोग शामिल थे, पैसे वाले लोग शामिल थे। परिषद क्या थी? तो जनजातीय सैन्य सभा थी। जनजातीय सैन्य सभा को परिषद कहा जाता था। ठीक है। नोट जो है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। पुस्तक किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्नावली है। प्रश्न प्रमुख शब्दावलियां हैं। तो फिकह क्या है? तो इस्लाम धर्म की नीति ज्ञान को फिकह कहते हैं। मसाहत, भूमि की पैमाइश जो है मसाहत। सदका, धार्मिक कर था सदका। बलाहार जो था, साधारण किसान को बलाहार कहते थे, साधारण किसान। अगला चक्रवात के नाम। तो हिंद महासागर में चक्रवात कहते हैं। कैरिबियन सागर में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, जापान में ताइफू, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बिली, फिलीपींस में बागुइयो, और अमेरिका में टॉर्नेडो आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भी कभी मिलान कर देता है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 17 में दिया गया है। आर्टिकल तो 343 में है संघ की राजभाषा। तो आर्टिकल 343 में क्या है भाई साहब? तो संघ की राजभाषा के बारे में है। आर्टिकल 344 में क्या है? तो राजभाषा आयोग के बारे में है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में पहले राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। पूछ सकता है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। किसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। बीजी खेर तो थे, इसके अध्यक्ष बने थे पहले। ठीक है। इसमें 1956 में रिपोर्ट दी, तो इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है। 1957 में रिपोर्ट की जांच हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का गठन हुआ। तो इनकी 1957 में फिर से गठन हुआ है गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में राजभाषा समिति का। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आर्टिकल 345 है राज्य की राजभाषा। 345 में राज्य की राजभाषा है, राज्य की राजभाषा। आर्टिकल 346 में राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा, तो राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा है। आर्टिकल 347 में क्या है? तो जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान। जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रदान किए गए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा 348 में दी गई, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा को आर्टिकल 348 के तहत बताया गया है। जब तक संसद कानून द्वारा अन्य प्रावधान न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही जो है अंग्रेजी में ही होगी। ठीक है। आर्टिकल 349 में भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने की विशेष शक्ति प्रक्रिया। तो क्या प्रक्रिया? संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा के संबंधित विधेयक संशोधन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक थी। आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग और राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिश से विचार करना चाहिए। ये लिखा हुआ है 349 में। आर्टिकल 350 में क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा देना। तो ये भी एक तरह का डीपीएसपी है, याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देना, ये बात है। आर्टिकल 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी होगा। ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक का प्रावधान 350 बी में है, याद रखना है। आर्टिकल 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश जो दिया गया है। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश दिया गया है। अगला, जीव विज्ञान की प्रमुख जो है शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो आर्थ्रोलॉजी जोड़ों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी जो है कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी दिल और उसके कामकाज का अध्ययन होता है। डेट्रोलॉजी झाड़ियों और पेड़ पौधों का, डेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, झाड़ियों और पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। एंटोमोनोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पोमोलॉजी फलों का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी फलों का है। हेपेटोलॉजी जो है लीवर का अध्ययन, हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी में रक्त और इसके कारण से होने वाले रोग का अध्ययन है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन है। एंथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी में होता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन पालन होता है।
सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ठीक है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन है। और एंटोमोनोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, एंटोमोनोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। अगला है इंडियन मिरर पत्रिका। इंडियन मिरर पत्रिका 1861 में प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से, दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर व मनमोहन घोष द्वारा इसको चलाया गया था इंडियन मिरर पत्रिका को। प्रताप मजूमदार, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ सेन इससे जुड़े हुए थे। और 1889 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। इंडियन मिरर से देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष, प्रताप मजूमदार, केशव चंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन ये सब जुड़े हुए थे इन्हीं से, मगर इसको चालू किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने, ठीक है। अगला एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी दिसंबर में। क्षेत्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। सदस्य इसके 68 हैं। 49 इंडो पैसिफिक क्षेत्र से हैं और 19 जो गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है, इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा था एक बार यूपीएससी में कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक में सिर्फ एशिया के ही देश हैं, तो नहीं एशिया के देश नहीं, एशिया से बाहर के भी देश इसके सदस्य हैं। सबसे बड़ा शेयर धारक जापान है 15% का, यूएसए है इसमें, यूएसए जो है जापान 15.67%, यूएसए 15.567%, चीन जो है 6.43% और भारत जो है 5.812% का हिस्सेदार इसमें है। मुख्यालय इसका फिलीपींस में है, मनीला में। मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय सहयोग से इनका लक्ष्य है। उत्तरवर्ती मुगल दरबार में गुट कौन कौन से थे? तो उत्तरवर्ती मुगल जब 1707 में जब औरंगजेब का पतन हो गया, उसके बाद जो गुट बने ईरानी गुट, ईरानी समूह था जुल्फिकार खान, तो मैच कराया था एग्जाम में एक बार। तो ईरानी ग्रुप का जो लीडर था जुल्फिकार खां था। तुर्रानी का चिनकिलीज खां था। अफगानी का अली मोहम्मद और मोहम्मद खां बंगाश था, अफगानी था, ठीक है। हिंदुस्तानी का था सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ठीक है। तो 4 थे, ईरानी का जुल्फिकार खां, तुर्रानी का चिनकिलीज खां, अफगानी का अली मोहम्मद और मोहम्मद खां बंगस, और हिंदुस्तानी का जो था अब्दुल खां और हुसैन अली, सैयद बंधु इनके नाम से जाने जाते थे। मराठा प्रशासन के बारे में समझते हैं। तो मराठा राज्य ने हिंदू को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। राजभाषा इसकी फारसी के स्थान पर मराठी थी। वे सरकारी उपयोग के लिए अपना स्वयं का शब्दकोश अर्थात राज्य व्याकरण कोश तैयार करते थे। शिवाजी की प्रशासन प्रणाली दक्कन शैली से काफ़ी प्रेरित थी और अधिकांश प्रशासनिक सुधार जो है अहमदनगर में मलिक अंबर सुधारों से प्रेरित थी। तो अहमदनगर के मलिक अंबर के जो सुधार थे उनसे प्रेरित थी शिवाजी की प्रशासन प्रणाली। पेशवा या मुख्यमंत्री वह सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। पेशवा या मुख्यमंत्री। अमात्य या मजूमदार जो था महालेखाकार था, वह बाद में राजस्व और वित्त मंत्री बने। सचिव जो था इसे चिटनिस कहा जाता था सचिव को। वह शाही पत्राचार की देखभाल करता था। तो पूछता है कि शिवाजी के मतलब प्रशासन में चिटनिस क्या था? तो सचिव था भाई। सुमंत या दबीर विदेश मामलों और शाही समारोह के स्वामी थे। विदेश मामले और शाही समारोह के स्वामी सुमंत और दबीर। सेनापति या सरी ए नौबत, सैन्य कमांडर व सेना भर्ती प्रशिक्षण और अनुशासन की देखरेख करने वाला सर ए नौबत, सेनापति या सर ए नौबत। मंत्री या बकिया नवीस, तो मंत्री या बकिया नवीस राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा, खुफिया पद और घरेलू मामले की देखरेख करते थे। और न्यायाधीश न्याय प्रशासन को देखता था। पंडित राव जो है राज्य के धर्मार्थ और धार्मिक मामलों की देखरेख करने वाला, उन्हें लोगों के नैतिक उत्थान के लिए काम करना था पंडित राव को। पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्रियों को आवश्यक पड़ने पर युद्ध में भाग लेना पड़ता था, याद रखिएगा। मंत्री को 8 क्लर्कों द्वारा सहायता प्रदान होती थी, ठीक है। मंत्री को कौन थे? दीवान सचिव थे, मजूमदार लेखा परीक्षक थे, फडणवीस डिप्टी ऑडिटर थे। जो फडणवीस हैं डिप्टी ऑडिटर थे शिवाजी के समय। सबनीस या दफ्तरदार कार्यालय प्रभारी थे। चिंटीस पत्रकार लिपिक थे। जामदार जो कोषाध्यक्ष थे। और पोर्टनीस जो थे खजांची थे, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता से पहले भारत में गठित प्रमुख समितियां और आयोग कौन कौन से थे? चार्ल्स वुड आयोग शिक्षा के लिए था, 1854 में बना था। हंटर कमीशन 1882 में शिक्षा के लिए था। रायले कमीशन 1902 में शिक्षा से संबंधित था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत में गठित प्रमुख समिति और आयोग में चार्ल्स वुड घोषणा 1854 में डलहौजी के समय, हंटर कमीशन 1882 में इससे शिक्षा से संबंधित थी। रायले आयोग 1902 में शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था 1917 में। हरटोंग समिति 1929 में शिक्षा संबंधित थी। सर्जेंट योजना 1944 में शिक्षा संबंधित थी। कंपबेल आयोग, सबसे पहले कंपबेल आयोग 1866 में। अकाल आयोग, स्ट्रेची आयोग जो था अकाल आयोग संबंधित था। लॉयल आयोग भी था, अकाल से संबंधित था। मैकडोनल आयोग जो था ये भी 1900 में बना था, संबंधित अकाल था। लॉयल आयोग 1886 में बना था, ये भी अकाल संबंधित था। फाउलर आयोग जो था ये 1898 में मुद्रा संबंधित था। फाउलर आयोग इंपॉर्टेंट है, मुद्रा संबंधित था फाउलर। हिंटन यंग आयोग जो था ये भी जो था संबंधित था मुद्रा से। और इसी के हिंटन यंग आयोग के सिफारिश पे ही
आरबीआई का गठन हुआ। ठीक है। फ्रेजर कमीशन जो था, डिप्टी कमिश्नर था कहाँ पे, डिप्टी गवर्नर था कहाँ पे, बंगाल का, फ्रेजर। इसी के अध्यक्षता में फ्रेजर कमीशन का नियुक्ति की थी लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन के सुधार के लिए। 1902 में इसने पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन गठन किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। स्टॉक मोनक्रीफ आयोग जो 1901 में बना था, संबंधित था सिंचाई से। बैविंगटन स्मिथ आयोग जो था संबंधित था मुद्रा से। मूडी मैन कमेटी थी, संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार में के द्वैत शासन की कार्यप्रणाली के परीक्षण हेतु मूडी मैन समिति 1924 में बनी थी। व्हिटले आयोग जो था संबंधित था श्रम से। 1929 में व्हिटले आयोग बना था, श्रम से संबंधित था। पूछता है व्हिटले आयोग किससे संबंधित था, तो श्रम से संबंधित था, मजदूरों से संबंधित था। सप्रू आयोग संबंधित था बेरोजगारी से। 1935 में सप्रू आयोग बना था, बेरोजगारी संबंधित था। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं, तो लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में है, इंपॉर्टेंट है। लॉरेन कहाँ पे, फ्रांस में है। किनकी जापान में है। कांटो जापान में है। काहिन जापान में है। कैंटन चीन में है। रूर जर्मनी में है। सार भी जर्मनी में है। रूर और सार बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अपर सिलेसिया जर्मनी में है। सेक्सोनी जर्मनी में है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में है। बेलो हॉरिजॉन्टले, तो बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राजील में, इंपॉर्टेंट है काफी है। दक्षिण एप्लेसियन प्रदेश यूएसए में है, याद रखिएगा। ये सब जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं विश्व के, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। भारत में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं, तो आपतानी, अबोर, मिसमी, डफला, मिरी, सिफो। तो अबोर, मिसमी, डफला, मिरी पहाड़ी भी है, तो इस नाम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में यही जो जनजाति इन्हीं के नाम पे पड़ा है, उनका इन्हीं के नाम पे ही उन पहाड़ियों का नाम पड़ा है। आपतानी पूछे, आपतानी जो है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। सीफो भी जनजाति है वहाँ की। और आबोर, मिसमी, डफला, मिरी तो हैं ही। असम की हैं, चकमा है, मिकिर है, बोरो है। तो असम में चकमा, मिकिर और बोरो जनजाति। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया तो हैं ही। ठीक है। नागालैंड में कौन है, तो आगामी, कोन्याक। कोन्याक जनजाति इंपॉर्टेंट है, आगामी जनजाति नागालैंड में रहती है। मणिपुर में कुकी है, लेप्चा है, मधु है, आदि है। तो कुकी से ही झगड़ा हुआ था मणिपुर में, कुकी और चकमा के बीच में। त्रिपुरा में भी भूटिया है, चकमा है, गारो है, कुकी है, याद रखिएगा। मिजोरम में मिजो है, लखेर है। लखेर कहाँ की जनजाति है भाई, लखेर तो मिजोरम की है भाई। ठीक है। पश्चिम बंगाल में असुर जनजाति रहती है, भूमिज रहती है, बिरहोर रहती है, लोढ़ा रहती है, लेप्चा है, माघ है, महली है, माल पहरिया है, पोलिया है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी जनजातियां हैं। तो असुर है, भूमिज है, बिरहोर है। बिरहोर पूछता है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। लोढ़ा भी पश्चिम बंगाल। लेप्चा है, माघ, महली, माल पहरिया, पोलिया। ठीक है। झारखंड में कौन सी है, संथाल है, पहाड़िया है, मुंडा है, हो विद्रोह हुआ था। बिरहोर भी यहाँ पाई जाती है। उरांव, खरिया, तमरिया, ये जो है कहाँ पे, झारखंड में पाई जाने वाली जो है जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है। कई जनजातियाँ कॉमन भी होंगी, जैसे थारू जनजाति, भाटिया जनजाति, जौनसारी, राजी, भुइया, खरवार, मांझी, कोल आदि जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन है उत्तराखंड और उसमें। उड़ीसा में जुआंग जनजाति है। उड़ीसा में जुआंग है, संवारा है, करिया है, खोंड है, कंद है। तो जुआरा, संवार, करिया, खोंड, कंद, ये जो है खोंड जनजाति उड़ीसा में है। ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने जनजातियों में पहाड़ी मारिया, मुरिया, दंडागी, गोंड, बैगा, परजा, बटरा, अगरिया, भील जनजाति इंपॉर्टेंट है। भील सर्वाधिक भारत में भील जनजाति ही हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। सहरिया यहाँ पे भी है, कोरबा है, हलवा है। तो ये जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कॉमन है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है, गुर्जर है, ये सब है हिमाचल प्रदेश में, गद्दी, गुर्जर। जम्मू कश्मीर में गद्दी हैं, बकरवाल हैं, आदि हैं। तो बकरवाल और देखिए गद्दी हो गए, अब बकरवाल हो गए, ये लोग क्या हैं, तो शिफ्टिंग ये लोग हैं, चरवाए हैं। क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं यार चरवाए को, ये खाना बताओ, चरवाए हैं। मतलब कि जब बर्फ जमती है तो नीचे आ जाते हैं घाटी में, जब बर्फ पिघलती है तो ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे। राजस्थान में भील है, मीना है, कठोरिया है, गरासिया है। आंध्र प्रदेश में चेंचू है, कुरुम्बा है, खोण है, बगदाज है, कोया है, बगता है, गदाबा है, ये सब। चेंचू जनजाति पूछता है कहाँ पे, चेंचू आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। इरूला जनजाति केरल में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। सर्प पकड़ते हैं सब, बहुत भयानक सर्प पकड़ते हैं इरूला जनजाति। कुरुम्बा है, कादर है, पुलियान है। ठीक है। तमिलनाडु का पूछता टोडा है, कोटा है, कुरुम्बा है, बड़गा है। ठीक है। अंडमान निकोबार में थोड़ा सा मामला है, इसको देखिएगा। ग्रेट अंडमान तो समझ, निकोबारी समझ में आएगा। ओंगे, जारवा, सोमपेन, सेंटली। तो अंग्रेजी में जो नाम समझ में आएगा समझ लीजिए अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो आर्टिकल जो है 240 1A में बताया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में।
आर्टिकल 240 वन बी में लक्षद्वीप के बारे में है, 240 वन सी में दादर नगर हवेली है, 40 वन डी में दमन दीव है, और 240 वन ई में पुडुचेरी के बारे में बताया गया है, 240 ए ई में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। बारबरटन, सिम्पसन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट, विक्टोरिया क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया में है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ देगा बारबरटन कहाँ है, बारबरटन, सिम्पसन, गिब्सन, तो सिम्पसन, गिब्सन, बारबरटन, स्टुअर्ट, ऑस्ट्रेलिया, स्टुअर्ट, विक्टोरिया कहाँ पे सब प्रमुख जो मरुस्थल हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भाई। अगला नाफुदा और हमादा, तो नाफुद और हमादा कहाँ पे, सऊदी अरेबिया के मरुस्थल हैं। नाफुद और हमादा है, ठीक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है, गोबी का मरुस्थल। कालाहारी बोत्सवाना में है, इंपॉर्टेंट है, कालाहारी बोत्सवाना में। तकला मकान जो है चीन के सिकिंग प्रांत में है, तकला मकान। सोनोरन अमेरिका और मैक्सिको में फैला हुआ है। सोनोरन इंपॉर्टेंट है काफी। सोनोरन कहाँ पे है, तो यूएसए में है, बता देते हैं, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। नाबीब जो है नाबीबिया में फैला हुआ है। काराकुम जो पर्वत है तुर्कमेनिस्तान में है, तो भी इंपॉर्टेंट है। काराकुम पर्वत का मरुस्थल कहाँ है, काराकुम, तो तुर्कमेनिस्तान में। थार भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अटाकामा जो है उत्तरी चिली में है, अटाकामा का डेजर्ट उत्तरी चिली में है। क्यूजिम कुम, तो क्यूजिल कुम जो है उज्बेकिस्तान में भी इंपॉर्टेंट है। क्यूजिल कुम मिलान कर देगा, गोला हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसको। क्यूजिल कुम जो है उज्बेकिस्तान में है। दस्ते लूत है पूर्वी ईरान में, इंपॉर्टेंट है, दस्ते लूत पूर्वी ईरान में है। पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, ठीक है, पेटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, याद रखिएगा। अगला है भारत की संचित निधि पर भारत व्यय, जो 112(3) में लिखा गया कि भारत की संचित निधि पर जो भारत व्यय होता है उस पर जो संसद में मतदान नहीं होता है, ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, ठीक है, वे ऋण जो सरकार को चुकाना है, ये इसी पे आते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पेंशन इसी पे आती है भाई साहब। कैग का वेतन और भत्ते, राज्यपाल की पेंशन इसी पे आता है। तो दो लोगों का पेंशन है भैया इसमें, एक राज्यपाल की पेंशन है, एक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते हैं। जब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीशों का पेंशन इसी में होगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, वे ऋण जो सरकार को चुकाने हैं, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते, लोकसभा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पेंशन। तो हाई कोर्ट के जो राज्य के जो है हाई कोर्ट, उसकी जो पेंशन है वो भारतीय संचित निधि भारत है, काफी महत्वपूर्ण बात है। हाई कोर्ट के कंफ्यूजन हो जाएगा इसी में कि बस सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट भी है इसमें भाई साहब। राज्यपाल की पेंशन भी इसमें शामिल है। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, तो गुप्त काल में जो प्रमुख अधिकारी थे, महाबलाधिकृत, तो इसका नाम से समझिए कि महाबलाधिकृत जो है सेनापति था। संधि विग्रही, शांति और विदेश नीति का प्रमुख था, तो नाम से विग्रही लग रहा है, महासंधि विग्रही। महादंड नायक था, युद्ध और न्याय मंत्री था, तो न्याय वाला महादंड नायक, युद्ध और न्याय मंत्री। सर्वाध्यक्ष, सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख होता था, जैसे भारत के सचिव हैं, मुख्य सचिव, ठीक है। महाभंडाराधिकृत, राजकोष का प्रमुख था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूल करने वाला प्रमुख अधिकारी था। महाछपटलिक जो है दस्तावेजों और राजाओं को लिपिबद्ध करने वाला था। दंडपाशिका पुलिस विभाग था, दंडपाशिका पुलिस विभाग से संबंधित था। कर्णिक, भूमि आलेख को सुरक्षित रखने वाला कर्णिक था। अग्रहारिका दान विभाग था, इंपॉर्टेंट है, अग्रहारिका दान विभाग से संबंधित था। न्यायाधिकरण, भूमि विवाद का निपटारा करने वाला न्यायाधिकरण था। अटास्वपति था, अश्वसेना का प्रमुख था। कुटुक या महापीलुपति, गज सेना प्रमुख। युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत संपत्ति का लेखन रखने वाला युक्त पुरुष। पुरपाल जो था, नगर का प्रधान अधिकारी पुरपाल था। पुस्तपाल था, कार्यालय के अभिलेख रखने को सुरक्षित रखने वाला, कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला पुस्तपाल। विषयपति, जिला का मुख्य अधिकारी। सार्थवाहा, इंपॉर्टेंट है, सार्थवाहा व्यापारियों का मुखिया था, इंपॉर्टेंट है, सार्थवाहा व्यापारियों का मुखिया था। महाप्रतिहार, महल के रक्षकों का प्रमुख था, महाप्रतिहार। गोप्ता जो था, प्रांतीय क्षेत्रों का शासक था, गोप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। महत्तर जो है ग्राम सभा के सदस्य को महंतर करते थे। मोल्लिकम वन विभाग का प्रमुख था, वन विभाग का प्रमुख था मोल्लिकम पूछे तो वन विभाग का प्रमुख था, ठीक है। अगला तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ प्रतिमान के 8 प्रतुक को चर्चा की गई है।
तो कौन कौन नहीं शामिल है, ये इतने याद रखिए कौन कौन शामिल नहीं है। तो आप याद रखिए, राज्यपाल नहीं शामिल है, उपराष्ट्रपति नहीं शामिल है, राष्ट्रपति नहीं शामिल है। बाकी संघ के सभी मंत्री आते हैं इसमें, प्रधानमंत्री पीएम भी आ गए इसी में। संसद के निर्वाचन के सभी जो अभ्यर्थी हैं, जितने निर्वाचन में संसद में जितने लोग निर्वाचित हो गए हैं, चुन के गए हैं, सब लोग, संसद के सारे सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और कैग, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानसभा मंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, बचे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन बचे, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका अलग से बात की गई है। अगला उद्देशिका प्रियम्बल के बारे में बताना है। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया। संविधान का संक्षिप्त संस्करण व उसका दर्शन इसी में छुपा हुआ है। यह न्याय योग्य नहीं है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में निम्न चीज जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसमें निम्न की चर्चा की गई है, तो इसको याद रखिएगा। 3 प्रकार का न्याय बताया गया, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय। राजनीतिक है ये, ठीक है, राजनीतिक न्याय लिख देते हैं यहाँ पे, राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है इसमें। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, 3 न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। तो महा इंपॉर्टेंट है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की। तो न्याय 3 प्रकार, स्वतंत्रता 5 प्रकार, समानता 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 26/1/1950 को उद्देशिका की स्थिति। तो 26 जनवरी 1950 को उद्देशिका की क्या स्थिति थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये पूछा है एग्जाम में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कितना था, 26/1/1950 को, 26 जनवरी 1950 को। भारत में 12 महापत्तन कौन कौन से हैं? तो भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता हल्दिया को कहते हैं, हल्दिया सहित इसमें शामिल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम पत्तन जो है आंध्र प्रदेश में है। कामराज पत्तन तमिलनाडु में है। चेन्नई पत्तन जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। पीओ चिदम्बरम पत्तन तमिलनाडु में है। दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में है। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन कावे महाराष्ट्र में है। मुरगांव पत्तन जो है गोवा में है। नवमंगलूर पत्तन कर्नाटक में है। कोचीन पत्तन कोची केरल में है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होगी। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में दिया है। 55 में राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका कैसे होगा वो दिया गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। 57 में आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता दी गई है। ठीक है, इसमें योग्यता में है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत रखता हो और नागरिक हो भारत का। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या थी? 59 में दिया है राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिमान दिया गया, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिमान अनुच्छेद 60 में दिया है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की रीति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन, राष्ट्रपति के रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बनेंगे तो क्या क्या काम कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट में का अधिकार होगा। ठीक है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एवं कुछ मामले में सजा कम करने या निलंबित करने की पूरी शक्ति इनके पास है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद गठन होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 74 को। अनुच्छेद 78 में किया गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिया गया है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए क्या क्या चल रहा है देश में, क्या क्या कब कैबिनेट में बात चल रही है, इसकी पूरी जानकारी जो है प्रधानमंत्री देंगे राष्ट्रपति को, इनका कर्तव्य होगा 78 में, आर्टिकल 78 में। अनुच्छेद 86 में सदनों में अभिभाषण, उनके संदेश भेजने और राष्ट्रपति का अधिकार है ये। तो सदनों का अभिभाषण मतलब जब नई लोकसभा बनेगी तब अभिभाषण देंगे और नया साल का प्रथम जब सत्र चलेगा तो वहां भी अभिभाषण देंगे। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है 87 में है। अनुच्छेद 123 में सत्र के सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है 123 में है। 1861 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके तहत जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 143 में दी गई है। ठीक है, अगला प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो बेरूबारी केस 1960 में बताया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ केस 1967 में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है और केशवानंद भारती 1973 में कहा कि संविधान का मूल भाग है, मूल ढांचे का भाग है।
प्रस्तावना। और जो था 1994 में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में 1994 में संविधान का अभिन्न अंग मानना इसको। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि पूरे संविधान का अभिन्न भाग कब माना है, तो 1994 में माना है, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। याद रखिएगा इसको, केशवनाथ भारती में संविधान का बस भाग माना है, अभिन्न अंग नहीं माना, मूल ढांचा माना इसको। और संविधान का अभिन्न अंग माना है 1994 में, एग्जाम में पूछा था यूपीएससी में एक बार कि अभिन्न अंग किसमें माना है, तो 1994 मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अब गलती से मार देंगे केशवनाथ भारती तुरंत गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में 1994 में संविधान का अभिन्न अंग माना सुप्रीम कोर्ट ने। केशवनाथ भारती केस में संविधान का भाग है, मूल ढांचे का भाग है, ये माना। गोलकनाथ वाद 1967 में माना था, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, बेरूबारी में कह दिया था कि भागी नहीं। 1960 में सबसे पहले बेरूबारी वाद जो आया था, उसमें कह दिया प्रस्तावना जो संविधान का भागी नहीं है। अगला है महत्वपूर्ण विचार कौन कौन किसने किसने दिया था। सबसे पहले सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। डायरेक्ट पूछता है कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते, किसने कहा था, तो कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था। के एम मुंशी हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक और गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था इसको। हमारे लोग संप्रभु और प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप ने क्या बोला था भैया, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह दिए थे इन्होंने। एन ए पालकीवाल के बारे में पूछा, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो एम ए पालकीवाल ने। तो पालकी लेके जा रहे थे तो किसी कोई मिला तो कहिए कि परिचय दीजिए, संविधान का परिचय ही बता दिया इन्होंने। अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था कि संविधान की कुंजी है। चलिए ठीक है भाई, बता दिए भी। नोट है कि प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की एक पवित्र दस्तावेज, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। अगला मिट्टियों की वस्तुएं एवं प्राप्त स्थल। तो मिट्टी की नाव कहां से मिली, तो लोथल में मिली है। क्या गोदीबाड़ा है यहाँ पे, गोदीबाड़ा। तो मिट्टी की नाव मिली थी यहाँ से, तो मिट्टी की नाव लोथल में मिली है। मिट्टी का हल बनावली में मिला है, बनावली, वनों को जोतने के लिए बनावली में मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी की बैलगाड़ी मोहनजोदड़ो में मिली। तो बैलगाड़ी बड़ी चीज है तो मोहनजोदड़ो बड़ा चीज मिली, बड़ा लंबा लिखा है तो मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी मिली है। मिट्टी की बनी 2 नारी मृण मूर्ति बनावली में मिली है। भारत में एकमात्र यहीं से नारी की मृण मूर्ति मिली है। मछली, कछुआ, घड़ियाल की मृण मूर्ति हड़प्पा से मिली है। घोड़ा की जो मृण मूर्ति है लोथल से, मोहनजोदड़ो से मिली है। आक्रामक वृषण की मृण मूर्ति कालीबंगा से मिली है। और वृषण की मूर्ति जो है मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो जो है मिट्टियों की जो मूर्तियां मिली, इससे कुछ काफी पता चला है हमको। इसके बारे में हम सोच समझ थोड़ा डेवलप हुई कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो क्या क्या जानते थे। अगला है वैदिक कालीन जो आर्थिक शब्दावलियां थी। तो तच्छा क्या था, तो बढ़ई और लोहार को तच्छा कहते थे। कर्मकार या कर्मा को धातुओं का काम करने वाला तंतुआव जुलाहा कहते थे, तंतुआव जुलाहा। चर्मकार चमड़े का कार्य करने वाले चर्मकार। हिरण्यकार सोने का आभूषण बनाने वाले हिरण्यकार कहते थे। सुंध्यव ऊन कहते थे, सुंध्यव इंपॉर्टेंट है, सुंध्यव ऊन को कहते थे, ऊन। धात्या या द्रविता, भट्ठी में धातु गलाने वाले को ध्याता या द्रविता कहते थे, ध्याता या द्रविता। कुलाल, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुलाल कहते थे। भीषक, जो भीषज था, वैद्य था भीषज। वाप्त्री, नाई को कहते वाप्त्री। 1931 में घटित घटनाएं कौन कौन सी थी, तो 1931 में घटित घटना में चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई 27 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची का अधिवेशन हुआ 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 को गांधी जी द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया। एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था यही था। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शीतल हवाएं, ठंडी हवाएं। तो बिली वाव अलास्का में चलती है। बोडो जो है एड्रियाटिक तट पे चलती है। मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलती है, इंपॉर्टेंट है काफी, मिलान कराता है, याद रखिएगा। बुरान रूस में चलती है। वाइज दक्षिण फ्रांस में चलती है। वाइज जो है दक्षिण फ्रांस में चलती है, इंपॉर्टेंट है वाइज। पैम्पीरो अर्जेंटीना में चलती है। फ्रियाजेम ब्राजील में चलती है। पैम्पीरो कहाँ चलती है भाई, तो अर्जेंटीना में। फ्रियाजेम जो है ब्राजील में चलती है। नार्दर साउथ संयुक्त राज्य अमेरिका में नार्दर चलती है। नॉर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। पेपागायो मैक्सिको में चलती है। मेस्ट्रेल उत्तरी इटली में, मेस्ट्रेल जो है उत्तरी इटली में इंपॉर्टेंट है, उत्तरी इटली में मेस्ट्रेल चलती है, बहुत ठंडी हवा होती है। नेवाडास इक्वाडोर में चलती है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, भी ठंडी है बिलीबिली। सिस्टान पूर्वी ईरान में चलती है, सिस्टान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूर्वी ईरान में सिस्टान चलती है। हुबूब सूडान में चलती है, हुबूब, ये भी इंपॉर्टेंट है, हुबूब। पुरगा जो है
टुंड्रा प्रदेश में चलती है, और केप डॉक्टर जो है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में चलती है। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या था? तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने बोला था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डीजे रायली ने बोला था। डीजे रायली कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर जी ने बोला था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले ने बोला था। इंपॉर्टेंट है, पूछा एग्जाम में। किसने कहा था कि पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। अगला है इसमें, तो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र जेम्स आउटकम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने बोला था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो L.E.R. रीजे ने कहा था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध मतलब कि युद्ध था। पेशवा वंशावली क्रम, तो पेशवा का वंशावली क्रम में भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सबसे पहले आया था। तो पहले बाजीराव विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा बने 1713 से 20 में, बाजीराव विश्वनाथ, ठीक, 1713 से 20 में। बाजीराव प्रथम जो आया था 1720 से 1740 में रहा, आतंक मचा दिया था। इतना सफल रहा ये क्या बताया जाए। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 के बीच में रहे। माधवराव 1761 से 72 के बीच में माधवराव थे, 1761 से 72 के बीच में। नारायण राव थे 1772 से 73 के बीच में, नारायण राव थे। माधव राव नारायण राव 1773 से 94 फिर 95 में थे। बाजीराव द्वितीय थे 1794, 1994 से 95, 1868 तक रहे जी, ठीक है। तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ थे, विश्वनाथ जी के पास बालाजी प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधव राव नारायण राव, माधव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद में आए बाजीराव, फिर बाजीराव के बाद बाजीराव, दोनों जुड़ गया। देखिए इनका इनसे ये निकले, इनसे बाजीराव निकले, तो इनका बाजीराव जुड़ गया। फिर इनसे माधव राव निकले, फिर माधव से नारायण राव निकले, नारायण राव से फिर से माधव नारायण राव आए। अब याद देखिए यहाँ पे ये दोनों जुड़ के ये बनाए, और ये दोनों जुड़ के ये बनाए, ठीक है। बाजीराव, फिर उसके बाजीराव द्वितीय आए, ठीक है। ये सब मामला था। तो ये क्रोनोलॉजी मिलाता है। तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधव नारायण राव, समझ रहे हैं। तो दो नाम जहाँ जुड़ा हुआ है तो वो उसके बाद आया है, उसके पहले नहीं आया, ठीक है। प्रमुख अभिलेख और शासक इंपॉर्टेंट भी है। तो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री का है। हाथी गुम्पा अभिलेख जो है बिना तिथि का है, खरवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत में है, रुद्रदान का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी का अभिलेख जो गाजीपुर में है वो जो स्कंदगुप्त का है। मंदसौर का अभिलेख यशोवर्मन का है, इंपॉर्टेंट है। मंदसौर का अभिलेख यशोवर्मन। एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, एहोल अभिलेख है। ग्वालियर प्रशस्ति जो है मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। देवपाड़ा अभिलेख जो है विजय सेन वंशी शासक बंगाल में, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है। और बड़नगर प्रशस्ति किसकी है? तो कुमारपाल, गुजरात का शासक था कुमारपाल, तो बड़नगर प्रशस्ति उसकी है। कांग्रेस का पर कुछ टिप्पणियां, विशेष टिप्पणियां कांग्रेस पे जो की थी, तो कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन ने बोला था। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, लॉर्ड कर्जन ने बोला था। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला था कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, तो अश्विनी कुमार दत्त ने बोला था कि जो कांग्रेस का जो सम्मेलन है 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, ठीक है। और कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, बिपिन चंद्रपाल ने बोला था कांग्रेस जो है याचना करने वाली संस्था है। अगला, जो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा कौन थे? तो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा में कैकेय के अश्वपति थे, और काशी के अजात शत्रु और विदेह के जनक थे, ठीक है। वेद व उनसे संबंधित पुरोहित, तो ऋग्वेद के जो उच्चारक थे होता कहते हैं उनको। सामवेद को उच्चारक को उद्गाता कहते हैं, गायक थे सामवेद के। यजुर्वेद के अधर्वरयु यज्ञ संपादक थे, अधर्वरयु यजुर्वेद के। अथर्ववेद के ब्रह्मा थे, यज्ञ का निरीक्षण करने वाले यज्ञ ब्रह्मा, ठीक है। तो याद रखिए ऋग्वेद का होता, सामवेद का उद्गता, यजुर्वेद का अधर्वरयु और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अगर संविधान की प्रमुख समितियां कौन थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान की संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रक्रिया विषय नियामक और संबंधित जो समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी की थी, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की उप समिति एवी ठक्कर थे इसके, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों के लिए। संघीय शक्ति जो समिति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांत की जहां बात आएगी वहां पर पटेल जी रहेंगे, संघ की जहां बात आएगी वहां जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। कार्य संचालन संबंधी जो समिति थी के.एम. मुंशी उसके अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति। सदन या हाउस समिति के पट्टाभी सीतारमैया थे सदन समिति के। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधी समिति जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधित समिति के अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर थे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों के नाम क्या हैं? तो पुरुषुणी नदी रावी है, वितिस्ता झेलम है, अस्किनी चिनाब है, बिपाशा व्यास है, गोमती गोमल है, क्रुम जो है कुर्रम है, कुंभा काबुल है, सुवास्तु स्वात नदी है, दृष्ट द्विती घग्गर है, सतुद्री सतलज है, सदा नीरा गंडक है, हिरण्यनी सिंधु नदी को कहते थे हिरण्यनी। ठीक है। अम्ल और जिसमें पाया जाता है उसके बारे में, तो एसिटिक अम्ल सिरका में, फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल नींबू कुल के सैट्रिक फल जैसे संतरा नींबू में, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है, स्कर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रिक फल विटामिन सी वाला जो है स्कर्बिक अम्ल पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आम में पाया जाता है टर्टरिक अम्ल। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है, मतलब फिर उसी देखिए उत्क्रमणीय मतलब होता है कि इस दिशा में अगर रिएक्शन हुई तो फिर वो उलट के इसी दिशा में पलट के दूसरी दिशा में रिएक्शन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में प्रायः अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश अवशोषित होता है या निकलती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है आप देखेंगे तो पानी में चीनी का घुल जाना, पानी में चीनी का घुल जाना, फिर अगर पानी को उड़ा देंगे तो लास्ट में चीनी बच जाएगी। पानी में नमक का घुल जाना, नमक को पानी को उड़ा देंगे तो लास्ट में नमक बच जाएगा, गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा, नमक बचा रह जाएगा नीचे तली में। ठीक है, ये उत्क्रमणीय। देखिए नमक मिल गया हमको, अब भाप को इकट्ठा करें तो पानी मिल जाएगा। तो पानी और चीनी को जब एक ही में रख दिए, जब जलाना शुरू करेंगे तो पानी पहले जल जाएगा, चीनी आपको मिल जाएगी। अगर पानी को रोक के वाष्पीकरण करके इसका पानी भी हम ले सकते हैं, तो तुरंत उत्क्रमणी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना। रासायनिक परिवर्तन में एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुक्रमणीय होता है, मतलब कि ये दोबारा से ये वाली इधर से इधर रिएक्शन अगर एक बार इधर हो गई तो इधर ही रहेगी, अब वापस नहीं आएगी फिर से। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश या ऊर्जा अवशोषित होती है, उत्सर्जित या अवशोषित होती रहती है। प्रमुख दर्रे हमने देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं कि बनिहाल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, बारालाचला हिमाचल प्रदेश में, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, लीपू लेक उत्तराखंड, नाथुला जो है सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, पीर पांजाल जो है जम्मू कश्मीर में है, और बनिहाल जो दर्रा है बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। प्रमुख मैदान और उनके क्षेत्र, तो प्रेरी मैदान उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में, पार्क लैंड जो है दक्षिण अफ्रीका में, बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में, पंपास है अर्जेंटीना में, कैंपस जो है ब्राजील में, सवाना अफ्रीका में, लानोस गुआना में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताक जो है हंगरी में, बेल्ट्स जो है दक्षिण अफ्रीका में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में है। तो ये पूरा जो है घास के मैदान है वो सब है। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, तो अभिनव भारत का गठन 1904 में किसने किया था? सावरकर ने किया था। युगांधर पार्टी 1906 में बनी थी, अनुशीलन समिति 1907 में बनी थी, और गदर पार्टी 1913 में बनी थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनी थी। सदस्य इसके थे MC सीतलवाड़, BN राव, MN जोशी, श्रीनिवास शास्त्री और HN कुंजरू। नागपुर में 1911 से हितवाद नामक अंग्रेजी अखबार प्रकाशन यहीं से होता था। कहाँ से? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी से, वो नागपुर में 1911 से हितवाद जो है नामक अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन यहीं से होता था, हितवाद। अगला अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतिम होने वाले प्रमुख संधियां, तो अंग्रेज और मराठा के बीच में संधि हुई थी, तो वर्ना की संधि 1731 में,
संगोला की संधि 1750 में, सूरत की संधि 1775 में काफी महत्वपूर्ण है ये, पुरंदर की संधि 1776 में भी महत्वपूर्ण है, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में भी इंपॉर्टेंट है, वसीन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजघाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। तो ये जो था अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संधियां हुई थी उसके बारे में। ठीक है। अगला पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन है? तो भूसन्निधि का सिद्धांत कोबर ने दिया था, तापीय संकुचन का सिद्धांत जेफ्रीज ने दिया था, महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था, संवहन तरंग का जो सिद्धांत होम्स ने दिया था, रेडियो एक्टिविटी का जोली ने दिया था, और प्लेट विवर्तन की हैरी हेस ने दिया था। देखिए कोबर, ठीक है, वेगनर, होम्स, जोली और प्लेट विवर्तन मिल के व्याख्या हुई है बलित परतों की। सबको मिला के जो है बलित परतों की व्याख्या हो पाई है। एक थ्योरी ने बलित परतों की व्याख्या नहीं की है, जो वर्तमान जो आकृतियां बनी है स्थल पे हमारे, एक लोगों ने नहीं, सबने मिल के दिया है। तो भूसन्निधि कोबर है, तापीय संकुचन जेफ्रीज है, महाद्वीपीय फिसलन डेली है, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर है, संवहन तरंग होम्स हैं, रेडियो एक्टिविटी जोली है, और हैरी है जो है प्लेट विवर्तन की दिए हैं। महत्वपूर्ण समितियां, तो स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति पे स्वामीनाथन समिति बनी थी, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला में, दांतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान में, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध में, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता में, मालानोबिस समिति राष्ट्रीय आय में, बीएस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार में, ठीक है, महाजन समिति चीनी उद्योग के लिए, सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए मीरा सेठ समिति बनी थी। याद रखिएगा, मिलान कभी कभी करा देगा। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया क्या क्या होती है भाई? तो प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, तो पहला है अस्फाल अपर्जन, स्फाल इरोजन, वर्षा की बूंद के द्वारा अपर्दन जो होता है अस्फाल इरोजन कहते हैं, वर्षा की बूंद से अपर्दन। परत अपर्दन या सीड इरोजन जो होता है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगती है तो उसको सीड इरोजन कहते हैं, सीड इरोजन। जब मिट्टी जो है जल के साथ बहने लगती है, सीड इरोजन। रिले इरोजन, जब मिट्टी में छोटी एवं गहरी नालियां बन जाती हैं। देखेंगे जब ढलान से, अब नया नया ढाल बना, जैसे रोड बना है, कोई हाईवे बना, देखेंगे इस तरह से ढलान होती है, वहाँ पे ढलान होती है। जब बारिश होती है तो पतली पतली नालियां बन जाती हैं, जो बाहर मिट्टी काटती रहती हैं, तो पतली पतली से रहती हैं, और इस कट के पानी नीचे आया रहता है उनको काट के ऐसे। तो इन्हीं को हम कहते हैं रिले या कम गहरी नालियां। जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बनती हैं तो उनको रिले अपर्दन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बारिश में। अवनालिका अपर्दन, गली इरोजन जिसको कहते हैं, जब रिले अपर्दन की नालियां बड़ी या विस्तृत हो जाती हैं तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं, जो कि चंबल की घाटी में बने खोह के गड्ढे जो हैं, ये गली इरोजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चंबल की घाटी में जैसे खोह है, उबड़ खाबड़ मैदान है, वो सब जो है खोह जो है खड्डे हैं चंबल की घाटी में, ये जो है अवनालिका या गली इरोजन के उदाहरण हैं। धारा चैनल अपर्दन, तो स्ट्रीम चैनल इरोजन में जब जल एक मोटी व बड़ी धारा के रूप में प्रवाहित होती है तो ऐसा होता है। नोट है, सुधर्म ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में सबसे अधिक भूमि अपर्दन करती है। तो सुधर्म जो ज्वार है सबसे अधिक जो है भूमि अपर्दन करती है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ है भाई? तो इंपॉर्टेंट है, मिलान करा देता है। गुप्तकालीन जो विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, विष्णु मंदिर तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा है, नगौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। नैना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है भाई? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पहला, दूसरा, तीसरा। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर, याद रखिए। शिव मंदिर कहाँ है? तो खोह में है, नगौद मध्य प्रदेश में, खोह शिव मंदिर। लक्ष्मण मंदिर ईंटों का निर्मित है, भीतर गांव कानपुर में, उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है। भीतर मंदिर लक्ष्मण गांव में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? तो भीतर गांव कानपुर में है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है बीजापुर की स्थापना 1489 में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना बीजापुर की। यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर की स्थापना 1490 में हुई, निजामत शाही अहमदनगर में। बीजापुर में आदिल शाही, और अहमदनगर में निजामत शाही। मलिक अहमद ने की 1490 में निजामत शाही की स्थापना मलिक अहमद ने। बरार में इमादत शाही है 1490 में। संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह ने स्थापना की। गोलकुंडा की स्थापना 1512 ईस्वी में कुतुब शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही 1512 ईस्वी में बनी, और संस्थापक था कुली कुतुब शाह इसका संस्थापक था। बीदर में बरीद शाही थी। बीदर में बरीद शाही थी,
1526 में स्थापना हुई। अमीर अली बरीद ने इसकी रचना मतलब स्थापना की। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बीदर। अगला चोल में भूमि के प्रकार थे। चोल के काल में भूमि के प्रकार थे। बेल्लल नवगाई, तो बेल्लल नवगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी थे इसके। बेल्लन बगई जो था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी थे इसके। ब्रह्मदेह, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी ब्रह्मादेह, ठीक है। साला भोग किसी विद्यालय को रख रखाव की दी गई भूमि साला भोग थी। देवना या तिरून मटकनी, देवना या तिरून मकटनी मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम, तो पल्ली चंदम जो था जैन संस्थानों को दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पल्ली चंदम। देवदान या तिरून मटकनी ये जो था मंदिर को उपहार दी गई भूमि थी। अगला अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य 15 लोग। तो बेवेल अध्यक्ष था। अंतरिम मंत्रिमंडल जो 15 लोग बने थे मंत्री। बेवेल जो था अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, अब विदेश मामलों तथा राष्ट्रमंडल के उपाध्यक्ष बने थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, उनको गृह मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जान मथाई उद्योग मंत्री आपूर्ति मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। एच भाभा जी थे कार्य खनन और बंदरगाह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। अरुणा असफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग से संबंधित था। चुंदरीगर जो था वाणिज्य मंत्री था, ये लीग से संबंधित था। अब्दुल्ला रब निस्तार संचार मंत्री थे, ये भी लीग से थे, मुस्लिम लीग से। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, लीग से थे। गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री लीग से था। तो लीग से जो था 5 लोग बने थे, बाकी कांग्रेस के थे, ठीक है, याद रखिएगा। गैस आधारित प्रमुख परियोजनाएं, तो अंता परियोजना कहाँ है? तो राजस्थान में है। औरैया परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है। ददरी परियोजना है उत्तर प्रदेश में। कवास परियोजना है गुजरात में। झनोर गंधार गुजरात में है। राजीव गांधी CPPP कायमकुलम केरल में है। तो गैस आधारित प्रमुख परियोजना जो ये थी, तो अंता, औरैया, दादरी, कवास, झानोर गंधार, राजीव गांधी, CPP कायाकुलम, ठीक है। अगला है प्रमुख घाटियां और उनकी अवस्थिति। तो लायर घाटी कहाँ है भाई? तो लायर घाटी फ्रांस में है। वादा घाटी इंडोनेशिया में है। चितवन घाटी नेपाल में है। सेक्रेड घाटी पेरू में है। काठमांडू घाटी नेपाल में है। तो चितवन घाटी पूछी कहाँ पे है? तो नेपाल में एग्जाम में पूछा था। लायर घाटी पूछा था फ्रांस में है। हम्बर घाटी कनाडा में। पो घाटी इटली में है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है। किंग घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैकवुड कॉफी ऑस्ट्रेलिया में है। बोलगन घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रैंड घाटी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला है मुख्य क्रांतिकारी घटनाएं कब हुई थी? तो आयर्स्ट एवं कमिश्नर रेड हत्याकांड 1897 में। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में। जैक्सन हत्याकांड 1909 में। करजन वायली हत्याकांड 1909 में। दिल्ली बम कांड 1912 में। सैंडर्स हत्या 1928 में। जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने की थी, ठीक है। अगला इसमें है, तो ये पूरा जो था हमारा आज का खत्म हो गया। तो काफ़ी छोटा था, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। फैक्ट वाला मामला खत्म हुआ, इस वाला एक और वीडियो इसका बचा हुआ है, उसके बाद जो है इसका खत्म हो जाएगा, फिर कुछ दूसरा इनिशिएटिव चालू किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।